स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल इस्लामिक आइसलैंड। ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी हम इसे कहते हैं। दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ये हमें पता है। दोस्तों, ये जो मुस्लिम्स है ये डिफरेंट नेशंस में रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं और इनका ड्रेसिंग स्टाइल भी डिफरेंट तरह का हमें देखने को मिलता है। बट किस सर्कमस्टांसेस में, किस कंडीशंस में इस्लाम का उदय हुआ, इसका एक्सपांशन हुआ, इन सब चीजों के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो में हम पूरा के पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे, इसे अब 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे जो कि 20 से या 22 मिनट के रेंज के होंगे, राइट। बिकॉज जब वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि लास्ट तक कितने स्टूडेंट्स उसे देखते हैं, पूरे मतलब सब के सब उसे देखते हैं या नहीं, तो ज्यादा बोरिंग भी नहीं होना चाहिए बिकॉज हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसका ओरिजिन अरेबियन पेनिनसुला में हमें देखने को मिलता है और 1400 साल पहले की ये बात है। इस चैप्टर में चर्चा की गई है दोस्तों कि किस तरह से इस्लाम राइज होता है, किस तरह से इस्लाम का एक्सपांशन हुआ और एक तरीके से बड़ी टेरिटरी को इसने कवर किया, जैसे कि इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान। इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है, इसके कोर एरियाज कौन कौन से थे जो हमें सन 600 से लेकर सन 1200 तक देखने को मिलते हैं, राइट। इन सेंचुरीज में सन 600 से लेकर 1200 में दोस्तों किस तरह से इस्लामिक सोसाइटी रही, इसका कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इसका क्या कल्चरल पैटर्न था और यहाँ पर जितनी भी चीजें इस्लाम से जुड़ी हुई थी या इस रीजन से जुड़ी हुई थी, ये क्या सभी रिलीजियस थी, राइट। देखिए, सभी चीजें यहाँ पर रिलीजियस नहीं थी, रिलीजन के अलावा दूसरी चीजें भी यहाँ पर रोल प्ले कर रही थी। एज अ सोसाइटी के रूप में इसका स्ट्रक्चर, अपना एक कल्चर, फेथ, ये सब चीजें दोस्तों इससे जुड़ी हुई थी। मुस्लिम्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स भी इन एरियाज में रह रहे थे, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम कि हमें ये इन ऐतिहासिक चीजों के बारे में पता कैसे चलता है। हमारे पास कौन से एविडेंसेस है या कौन से सोर्सेस है जिनके माध्यम से हम सेंट्रल इस्लामिक आइसलैंड के बारे में जानते हैं दोस्तों। बिकॉज सन 600 से लेकर सन 1200 के बीच में का ये समय है। तो देखा जाए यहाँ पर तो क्रॉनिकल्स हमारे पास एक सोर्स है जिसे तवारीख कहा जाता है, राइट। इसके अलावा बायोग्राफीज है, हदीस है। व्हाट इज हदीस? हदीस एक तरीके से दोस्तों रिकॉर्ड्स है, सेइंग और डूइंग जो प्रोफेट थे, इनकी प्रोफेट ने क्या बातें कही है, किस तरह से वे काम किया करते थे, इसका जो रिकॉर्ड है या ये जो चीजें नोटिस की गई है, लिखी गई है, इसे हम हदीस कहते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए, कुरान पर जो कमेंट्रीज है, इन सब चीजों के माध्यम से ये एक तरह से सोर्स के रूप में काम करते हैं। हम इस कालावधि के बीच में किस तरह से घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है कुछ वर्क जो कि 38 वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिलता है, तारीख ऑफ तबरी, राइट। कुछ दूसरे एविडेंसेस भी है, जैसे कि जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें एक्सकेवेशन के साथ जो चीजें मिली है, राइट, जो पैलेसेस है, नमेस्टिसिज्म की हम जब बात करते हैं तो जो कॉइन मिली है इसकी स्टडी, एपिग्राफिक अर्थात इंस्क्रिप्शंस की स्टडी, इसके अलावा जो दूसरे सोर्स है जैसे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, राइट, और दोस्तों जो नेम और डेट्स है, ये सब चीजें। अब देखा जाए दोस्तों तो शुरुआत इसकी कैसे हुई, इस्लामिक हिस्ट्री की स्टडी करने की शुरुआत सीरियसली पहले किसने की, अगर यहाँ पर बात की जाए तो 19th सेंचुरी में इसके स्टार्ट की गई थी। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इसे किया था, जर्मनी और नीदरलैंड में। इसके अलावा दोस्तों जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है, जो मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज थी, इनके बारे में जानने की शुरुआत की फ्रेंच और ब्रिटिश रिसर्चर्स के द्वारा, बिकॉज ये इस्लाम को समझना चाहते थे। जो दोस्तों क्रिश्चियंस थे या जो क्रिश्चियन प्राइस्ट थे, ये लोग भी दोस्तों इस्लाम के बारे में पढ़ना या समझना चाहते थे, राइट। बिकॉज उनका यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में था कि क्रिश्चियनिटी को किस तरीके से इस्लाम के साथ कंपेयर कर सके। इसलिए क्रिश्चियन जो प्राइस्ट है या जो पंडित है, ये इस्लाम के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और इस दिशा में इन लोगों ने अच्छा काम किया है। शुरुआत करते हैं दोस्तों शुरू से। प्रोफेट मोहम्मद अरब थे,
राइट। लैंग्वेज और कल्चर से, प्रोफेशन से ये मर्चेंट थे। उस समय अरब में दोस्तों ट्राइब्स हुआ करती थी, या जो लोग रहते थे ये ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, और हर एक ट्राइब्स का अपना एक डाइटी हुआ करता था। क्या दोस्तों, वो अपने गॉड या गोडासेस की वर्शिप किया करते थे, राइट। और जो इनका लीडर होता था दोस्तों, ये फैमिली कनेक्शन से या फैमिली कनेक्शन के अलावा किसी व्यक्ति का जो पर्सनल करेज, विजडम और जेनरसिटी होता है, इसके आधार पे तय किया जाता था। अरब में नोमैडिक लोग भी हुआ करते थे दोस्तों, जो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, राइट। ड्राई एरिया से ग्रीन एरियाज की ओर जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, फॉडर, और दोस्तों ये अपने कैमल्स के साथ सफर किया करते थे। मोहम्मद, इनका जो ट्राइब था दोस्तों, ये कुरैश था, राइट। और ये मक्का, या जिसे हम मक्का कहते हैं, यहाँ पर रहा करता था। और यहाँ का जो मेन श्राइन है, जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे काबा कहा जाता है, वहाँ पर ये लोग ये इनका मेन श्राइन था, राइट। ये एक तरीके से आइडियल था, या यहाँ पर ये वर्शिप किया करते थे, राइट। बट दोस्तों काबा के मक्का के अलावा जो दूसरे एरियाज में रहने वाले ट्राइब्स है, ये भी एक तरीके से काबा की वर्शिप किया करते थे। एनुअल पिलग्रिमेज भी यहाँ पर होता था, बिकॉज इसकी जो लोकेशन थी, या जो लोकेशन है, ये क्रॉस रोड्स हमें देखने को मिलती है, राइट। 612 में क्या होता है दोस्तों, सन 612 में मोहम्मद प्रॉफिट अपने आप को एक तरीके से मैसेंजर डिक्लेयर करते हैं। मैसेंजर अर्थात रसूल, जिनके पास परमेश्वर का, गॉड का मैसेज है, राइट। और दोस्तों ये अपने मैसेज के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं कि परमेश्वर एक ही है, अल्लाह, जो कि अल्लाह है, और आपको मतलब उस समय रहने वाले लोगों को अल्लाह की वर्शिप करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी इबादत पूजा करनी चाहिए, राइट। अब ये जो वर्शिप थी दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व थी, कुछ रिचुअल्स थे। ये बिल्कुल सिंपल तरह के रिचुअल्स थे, जैसे कि डेली प्रेयर्स, जिसे हम सलात या नमाज कहते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ मोरल प्रिंसिपल्स थे जिसे फॉलो करना आवश्यक था, जैसे कि चोरी नहीं कर सकते हैं, राइट। और जो दूसरी मोरल चीज़ें होती है, ये भी इसमें इंक्लूडेड थी, राइट। प्रोफेट की डेथ होती है 632 में, राइट। अब दोस्तों प्रोफेट की डेथ होने के बाद उनकी जगह पर नया प्रोफेट कौन बनेगा, जो एक तरह से लीडर रहेगा या जो लीड करेगा, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। या किस तरीके से ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट, किस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, ये भी क्लियर नहीं था। जो सक्सेशन का प्रिंसिपल होगा दोस्तों, ये क्या था, ये भी डिसाइडेड नहीं था। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी थी कुछ नया करने के लिए, एक तरह का इन्वेंशन यहाँ पर हो सकता था। देखा जाए दोस्तों तो ऐसे में एक बड़ा इन्वेंशन हुआ, जिस इन्वेंशन के माध्यम से इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट, खलीफा का पद निकल कर बाहर आया। आपको पता है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। खिलाफत मूवमेंट दोस्तों क्यों स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे क्या रीजंस थे, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ये जो खलीफा है, जो कैलिफेट है, जिन्हें कैलिफ भी कहा जाता है, ये एक तरीके से रीजन थे जिस वजह से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया में, राइट, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों जो कैलिफेट थे एक तरीके से लीडर थे कम्युनिटी के, और ये डिप्यूटी थे, या जिन्हें खलीफा कहा जाता है प्रोफेट के। जो पहले 4 कैलिफ थे ये कुछ इस प्रकार के थे: अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, राइट। और दोस्तों देखा जाए तो ये चारों के चारों वो लोग थे जिनका क्लोज एसोसिएशन था प्रोफेट के साथ, राइट। और दोस्तों ये रूल कर रहे थे उन गाइडलाइन के बेसिस पर जिस गाइडलाइन को प्रोवाइड किया गया था प्रोफेट के द्वारा। जनरली देखा जाए तो कैलिफेट के 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों अपने ट्राइब पर कंट्रोल बनाए रखना, राइट। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो स्टेट है, जो अपनी ट्राइब्स है, इनके लिए रिसोर्सेस मिलते रहे, या इनके रिसोर्सेस की रक्षा करना, या इनके लिए रिसोर्सेस क्रिएट करना, राइट। आगे चलते हैं गाइस, आगे हम बात करते हैं कि प्रोफेट के डेथ के बाद जो दूसरी ट्राइब्स थी दोस्तों, जो पहले इन्हें फॉलो किया करती थी, इनसे जुड़ी हुई होती थी। फर्स्ट खलीफा थे अबू बकर। अबू बकर ने ये जो रिवॉल्ट हो रहे थे, राइट, इन्हें सप्रेस करने का काम किया, इन्हें सप्रेस करने के लिए कैंपेन चलाए। नेक्स्ट खलीफा बने दोस्तों अबू बकर के बाद उमर, राइट। उमर ने ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन था, राइट, इसे शेप दिया, एक तरीके से इसे शेप देने का काम किया, राइट दोस्तों। इसके बाद
अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन के बारे में, इसे शेप करने का काम इन्होंने किया। तो दोस्तों जनरली जो बड़े एम्पायर उस समय पे थे, जैसे कि बाइजेनाइट एम्पायर और सनानियन एम्पायर, एक था वेस्ट साइड में और दूसरा था ईस्ट साइड में, राइट। इन एम्पायर के अगेंस्ट इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए, राइट। 3 सक्सेसफुल कैंपेन चलाए गए दोस्तों उमर के द्वारा, और इससे सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट एक तरीके से अरब्स के कंट्रोल में आ गया। अब ये जीत रहे थे बिकॉज इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस रीजंस थे इसके पीछे, राइट। और इनके जो अपोजिशंस थे, इनकी वीकनेसेस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। ये वो कुछ रीजंस थे जिस वजह से अरब्स को दोस्तों इन लड़ाइयों में, इन कैंपेन में सक्सेस मिल रही थी, ये जीत रहे थे। यहाँ पर हमने 2 कैलिफ के बारे में बात की। पहले थे अबू बकर, इन्होंने दोस्तों जो कुछ रिवॉल्ट हो रहे थे इसे सप्रेस करने का काम किया, इसके लिए कैंपेन चलाए। नेक्स्ट कैलिफ जो थे ये थे उमर ने जो पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन था दोस्तों, इसे एक तरीके से शेप दिया। और पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन को अगर हम यहाँ पे समझे तो अंडर द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन जो उस समय के ईस्ट और वेस्ट साइड में एम्पायर थे, राइट, इन्हें अंडर कंट्रोल लाया गया और 3 सक्सेसफुल कैंपेन उमर के द्वारा चलाए गए, जिसके माध्यम से सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट को दोस्तों अरब्स के कंट्रोल में लाया गया। इनके जीत के पीछे रीजंस क्या थे? एक तो था इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, दूसरा था दोस्तों रिलीजियस रीजंस था, रिलीजियस फेरवर्स जिसे कहा जाता है। तीसरा रीजन था कि ये जिस ऑपोजिशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे ये एक तरीके की वीक ऑपोजिशन थी, राइट। ये कुछ रीजन थे जिस वजह से अरब्स को इन लड़ाइयों में सक्सेस मिलती गई। तीसरे कैलिफ थे उस्मान, राइट। दोस्तों इन्होंने इस रेजिम को, इस रूल को सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करने का काम किया, राइट। देखा जाए तो कुछ समय के अंदर ही प्रॉफिट के डेथ के बाद विदिन अ डेकेड, एक डेकेड के अंदर ही जो अरब इस्लामिक स्टेट था दोस्तों, ये एक बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा था। ये टेरिटरी इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान तक एक तरीके से एक्सटेंड कर रही थी, राइट। तीसरे जो दोस्तों हमारे कैलिफ थे ये थे उस्मान, जैसे कि ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये भी कुरैश थे। अब ये भी कुरैश थे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको याद होगा इसी वीडियो में हमने बात की जो प्रोफेट मोहम्मद थे ये भी दोस्तों कुरैश थे। तो क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में उस्मान के द्वारा जिन लोगों को एक तरीके से दोस्तों लाया गया, ये वो लोग थे जो इनके पास के होंगे या जो ऐसे लोग होंगे जिन पर ये ज्यादा विश्वास करते होंगे, राइट। तो एक तरीके से दोस्तों ये इसलिए किया गया होगा कि ये एक तरह से कंट्रोल को सिक्योर बना के रखे, सिक्योर कंट्रोल बना रहे। बट जो दूसरे लोग थे दोस्तों, ये इस तरह के जो मक्कन कैरेक्टर का डोमिनेंस हो रहा था स्टेट पर या इस्लामिक एम्पायर पर, ये इससे नाराज थे। दूसरे ट्राइब्समैन इससे नाराज थे। तो जो अपोजिशन था इराक और इजिप्ट में ये लोग कंबाइन आते हैं, और दोस्तों जो अपोजिशन था मदीना में ये लोग भी कंबाइन आते हैं। मतलब इनके अगेंस्ट के जो लोग थे ये एक तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है, और दोस्तों उस्मान इनका असैसिनेशन किया जाता है इन लोगों के द्वारा। अब देखिए इनके डेथ के बाद जो 4th हमारे कैलिफ बनते हैं ये बनते हैं अली, राइट। और ये वो समय था दोस्तों जब एक तरह से दरार बन रही थी। यह जो दरार थी ये और गहरा एक तरह से गहरी होते जा रही थी, राइट। अली के रेजिम में 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है दोस्तों, और ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जो मक्कन एरिस्टोक्रेसी थी या मक्का का रहने वाला जो कुलीन वर्ग था इनके अगेंस्ट, राइट। और अली के जो सपोर्टर थे या इनके जो अपोजिशन वाले थे, इनके जो एनिमीज थे, इनके बाद में हमें 2 ग्रुप बनते हुए दिखाई देते हैं, और इन ग्रुप को ही आज हम शिया और सुन्नी के नाम से जानते हैं। अली ने दोस्तों एक तरह से जो अपनी कैपिटल थी ये कुफा में शिफ्ट की थी, राइट। और देखा जाए तो मोहम्मद की जो वाइफ थी इनके अगेंस्ट भी इनका एक लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ कैमल के नाम से ये लड़ाई जानी जाती है, या बैटल ऑफ बसरा भी इस लड़ाई को कहते हैं, राइट। अब देखा जाए दोस्तों तो इन्होंने काम किया जो रिवॉल्ट हो रहे थे इसे सप्रेस करने का भी काम किया। बट एक फैक्शन जिसे लीड कर रहे थे मुआविया, इसे ये एक तरीके से सप्रेस नहीं कर पाए। मुआविया कौन थे? ये सीरिया के गवर्नर थे, और दोस्तों ये किंग्समैन थे उस उस्मान के, राइट, जो कि इस्लाम के तीसरे कैलिफ थे, या इस रेजिम के तीसरे कैलिफ थे। अली का जब असैसिनेशन हो जाता है दोस्तों एट कुफरा एक मॉस्क्यू में, राइट, तो उनके डेथ के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे इन्होंने एक तरीके से
इन्होंने एक तरीके से दोस्तों निष्ठा दिखाई है उन्हीं के जो सन थे हुसैन, इनके लिए और उनके वंशजों के लिए, मतलब ये उन्हें फॉलो करते रहे। अब जो मुआविया थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को नेक्स्ट कैलिफ डिक्लेयर कर दिया, हिमसेल्फ वो नेक्स्ट कैलिफ बन गए 661 में। और दोस्तों उन्होंने उम्मत डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया या उम्मत डायनेस्टी की स्टार्ट की, जो कि 750 तक चलती रही। तकरीबन 100 साल का पीरियड ये डायनेस्टी चलती रही। अब ये देखा जाए तो जो नए कैलिफ्स के द्वारा जो नया एरिया कंकर किया गया था, जीता गया था, इस एरिया को किस तरह से एडमिनिस्टर किया गया या इस एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो दोस्तों देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपके पास एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए या गवर्निंग की सिस्टम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे गवर्नर्स हो गए, ट्राइबल चीफ्टन्स हो गए, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो कुछ खर्चा आता है, इसे पूरा करने के लिए आपके पास ट्रेजर भी चाहिए। सो सेंट्रल ट्रेजरी में जो कुछ भी पैसा आ रहा था, ये एक तरीके से टैक्सेस के माध्यम से आ रहा था। दोस्तों रेवेन्यू का सोर्स टैक्सेस थे, और ये टैक्सेस मुस्लिम एज वेल एज जो नॉन मुस्लिम लोग एम्पायर में रहा करते थे, इनको भी टैक्सेस देना पड़ते थे। इसके अलावा जो कैंपेन चल रहे थे, इन कैंपेन से जो कुछ भी चीज़ें मिल रही थी रेड्स के माध्यम से, दोस्तों इसका भी प्रयोग किया जा रहा था। जो सोल्जर हुआ करते थे, ये बेडोविन्स या जो नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं, इससे बिलोंग करने वाले थे। एक तरह से दोस्तों ये अपने कैंप बनाकर सिटीज के पास रहते थे, जिससे क्या है कि अगर आवश्यकता पड़ती है इनके युद्ध के लिए या कोई कैंपेन के लिए, तो ये जल्दी से जल्दी अपनी कमांड को सुन सके, राइट। जो रूलिंग क्लास था या जो सोल्जर्स थे दोस्तों, ये एक तरीके से देखा जाए तो मंथली बेसिस पर पेमेंट रिसीव किया करते थे, इन्हें मंथली बेसिस पे किया जाता था। जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इनके पास अपने राइट थे, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कर सकते थे, बट दोस्तों इसके लिए इन्हें कुछ टैक्सेस भी पे करना होते थे। उम्मत, इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, तो देखा जाए दोस्तों तो उम्मत डायनेस्टी के पहले कैलिफ थे जिन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था मुआविया, राइट। फर्स्ट कैलिफ थे मुआविया। अब इन्होंने क्या किया, मदीना से जो कैपिटल थी ये दमस्कस को ले गए, राइट। और दोस्तों इन्होंने बाइजेनिट जो डायनेस्टी थी, बाइजेनिट जो एम्पायर था, इसके जो प्रथाएं थी, ये जिस तरह से इसे चलाया जाता था, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, इसकी सेरेमनीज, इसे अडॉप्ट किया, राइट। इन्होंने हेरिडेटरी सक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, इन्हें भी एक तरीके से मनाया कि हेरिडेटरी सक्सेशन किस तरह से बेहतर हो सकता है या ये क्यों होना चाहिए। इसके पीछे वॉट एवर भी रीजन होंगे, बट लोगों ने इस हेरिडेटरी सक्सेशन को एक्सेप्ट किया, अपोज नहीं किया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, उम्मत जो स्टेट थे दोस्तों, ये एक तरह का एम्पेरियल पावर था, या इसे हम एम्पेरियल पावर कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो रूल अप किया जाने वाला था, ये अंडर द नेम ऑफ इस्लाम हो रहा था, बट डायरेक्टली दोस्तों एक तरीके से हेरिडेटरी सक्सेशन यहाँ पर हो रहा था, राइट। तो जो ट्रूप थी, जिन ट्रूप्स के माध्यम से ये काम कर रहे थे, ये एक तरीके से ट्रूप्स को अपने प्रति लॉयल बनाने में कामयाब रह सके। बिकॉज इसके पहले दोस्तों लॉयलिटी के पीछे दूसरे रिलीजियस रीजंस भी हुआ करते थे, जिस तरह से ट्रूप्स फाइट करती थी, राइट। ये इसके पीछे इस्लामिक रीजंस भी होते थे, इनकी जो लॉयल्टी है अल्लाह के प्रति, राइट, अपने प्रोफेट के प्रति, इसके लिए भी ट्रूप्स फाइट किया करते थे। बट अब ऐसी स्थितियां नहीं थी, स्थितियां अब यहाँ पे बदल रही थी, राइट। यहाँ पर इस उम्मत डायनेस्टी में क्रिश्चियन एडवाइजर्स भी थे, ज़ोरोस्ट्रियन से बिलोंग करने वाले लोग भी थे, और यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी में भी इन लोगों को जगह दी गई थी। बट दोस्तों ये रूल अंडर द नेम ऑफ इस्लाम चलता रहा, अंडर द नेम ऑफ इस्लाम इस रूल को ये आगे ले जाने में कामयाब रहे। उम्मत ऑलवेज अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सप्रेस द रिबेलियन इन द नेम ऑफ इस्लाम। ये हमेशा यूनिटी के लिए अपील करते थे, और दोस्तों अंडर द नेम ऑफ इस्लाम जो कुछ भी रिवॉल्ट हो रहा है या इनका विरोध हो रहा है, इसे सप्रेस करने में लोगों को इसे सप्रेस करने में ये कामयाब हो रहे थे। अब्दुल अल मलिक दोस्तों, ये एक तरह के अरेबिक, एक तरह के मतलब ये इसी से निकलने वाले नेक्स्ट एक रूलर थे। इन्होंने क्या किया, अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाई, इन्होंने कॉइनेज को इंट्रोड्यूस किया, और दोस्तों इन्होंने ही जेरूसलेम में डोम ऑफ द रॉक भी बिल्ड किया था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अब्बासीद रेवोल्यूशन के बारे में। अब्बासीद दोस्तों, ये अब्बास के वंशज थे। अब्बास जो प्रोफेट थे, इनके अंकल थे,
राइट। अब्बासीद अब्बास के वंशज थे, अब्बास प्रोफेट के अंकल थे, राइट। दोस्तों अब्बासीद ने क्या किया कि जो लोगों को ये पोर्ट्रेट किया कि उम्मत जो रेजिम है ये एक तरीके से एविल का काम कर रही है। और दोस्तों इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि हम ओरिजिनल इस्लाम को रेस्टोरेट करेंगे, ओरिजिनल इस्लाम का रेस्टोरेशन करेंगे, जो इस्लाम जिसे प्रोफेट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब्बासीद अब देखा जाए दोस्तों तो ये अपराइजिंग ब्रोक होता है। एक तरीके से अपराइजिंग ब्रोक होने के बाद ये सपोर्ट मोबिलाइज करने में कामयाब हो पाते हैं। अरब ईरानियन पॉपुलेशन का भी सपोर्ट मोबिलाइज करने में ये कामयाब हो जाते हैं। अब अरब लोगों ने इन्हें सपोर्ट क्यों किया? अरब सोल्जर इन खुरासान वेर मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ सीरियंस। अरब सोल्जर दोस्तों इराक से थे और एक तरीके से ये नाराज थे बिकॉज यहाँ पर डोमिनेंस देखने को मिल रहा था सीरियंस का, राइट। जो सिविलियन अरब थे दोस्तों ये उम्मत रिजिम को इसलिए डिसलाइक कर रहे थे बिकॉज इस रिजिम ने कुछ इन्हें प्रोमिसेस किए थे, जो प्रोमिसेस ये रिजिम पूरा नहीं कर पाया, जैसे कि टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा और कुछ प्रिविलेजेस दी जाएगी। ये जो प्रोमिसेस किए गए ये प्रोमिसेस कभी भी फुलफिल नहीं किए जा सके उम्मत रिजिम के द्वारा, इसीलिए अरब सिविलियन भी इनके प्रति नाराज थे। और अरब सोल्जर इसलिए नाराज थे दोस्तों कि जो डोमिनेंस था सीरियंस का ये ज्यादा था, राइट। A well organized movement called Dawa brought down the Ummad and replaced them with another family Meccan origin Abbasid in 1750। देखा जाए दोस्तों तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाई गई जिसे दावा यहाँ पर कहा जा रहा है और इस मूवमेंट के तहत उम्मत जो थे इन्हें रिप्लेस किया जाता है एक और मक्कन फैमिली के द्वारा, मक्कन ओरिजिन फैमिली के द्वारा, जो कि अब्बासीस थे। आपको पता है कि अब्बासीस कौन थे? ये डिसेंडेंट्स थे अब्बास के। अब्बास कौन थे? ये प्रोफेट के अंकल थे, राइट। और ये होता है 750 में। Their army was lead by an Iranian slave। इनकी आर्मी को एक ईरानियन स्लेव लीड कर रहे थे, who defeated the last उम्मत कैलिफ मारवान in the battle of the river Zep। रिवर ज़ेप का जो बैटल हुआ था दोस्तों, इस बैटल में इस ईरानियन स्लेव के द्वारा ये जो उम्मत के कैलिफ थे, लास्ट कैलिफ थे मारवान, इन्हें डिफीट किया जाता है और एक तरीके से ऐसा इस डायनेस्टी का अंत होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए अब्बासीस के रूल में क्या किया गया दोस्तों। अरब का जो इन्फ्लुएंस था ये डिक्लाइन हुआ, राइट। व्हाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ इरानियन कल्चर इंक्रीज। ईरानियन कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था दोस्तों ये इंक्रीज होता है और अरब का जो इन्फ्लुएंस था ये एक तरह से डिक्लाइन होता है इस रेजिम में। अब्बासीस का जो रेजिम था या अब्बासीस का जो रूल था इस रूल में, राइट। यहाँ से दोस्तों कैपिटल दमस्कस से बगदाद ले जाई जाती है, कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है दमस्कस से बगदाद, राइट। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में दोस्तों नॉन ट्राइबल बेसिस की जो नॉन ट्राइबल लोग थे इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाता है। इराक और खुरासान लोगों को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है या इन्हें रिप्लेस किया जाता है नॉन ट्राइबल लोगों के द्वारा, ट्राइबल लोगों से। अब्बासीद रूलर स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ द कैलिफेट एंड पैट्रोनाइज द इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलर्स। इन्होंने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को, इस्लामिक स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया और दोस्तों जो कैलिफेट के फंक्शंस थे इसे स्ट्रेंथन करने का काम किया, राइट। दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर एंड एलैबोरेट कोर्ट सेरेमोनियल्स ऑफ द उम्मत, राइट। इन्होंने दोस्तों जो इंपीरियल आर्किटेक्चर था और जो कोर्ट सेरेमनीज थी इसे मेंटेन रखा और एक तरीके से देखा जाए तो इसे एलैबोरेट करने का काम किया। कॉजेस फॉर द ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट। अब देखा जाए दोस्तों तो ये जो कैलिफेट था, खिलाफत का विघटन क्यों हुआ और सल्तनत का उदय कैसे हुआ, तो 810 में सिविल वॉर होती है अमीन और मामून के जो सपोर्टर्स थे इनके बीच में। द सन ऑफ द कैलिफ हारून अल रशीद के सन थे अमीन और मामून, इनके जो सपोर्टर्स थे इनके बीच में वॉर होती है, इसे हम सिविल वॉर कहेंगे, राइट। और दोस्तों इस सिविल वॉर से स्थितियां यहाँ पर खराब होती गई या नाजुक होती गई और देखा जाए तो नई पावर ब्लॉक जो कि टर्किश स्लेव थे इनका उदय हुआ। अ नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टी अरोज, और काफी सारी माइनर डायनेस्टी भी अरोज हुई या इनका उदय हुआ दोस्तों। और देखा जाए तो अब्बासीस जो पावर थी एक तरीके से ये लिमिटेड रह गई सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान तक। 945 में क्या होता है, बियूद, एक तरीके का ये भी वंश है, राइट।
क्लेन जिसे कहा जाता है, कुल जिसे हम कहते हैं, इसे मराठी में कुल कहा जाता है दोस्तों, जो कि कैस्पियन रीजन से बिलोंग कर रहा था। इसने ईरान को कैप्चर किया जाता है इनके द्वारा। दे केप्ट द अब्बासिद कैलिफ एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द सुन्नी सब्जेक्ट। बट इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने अब्बासिद जो कैलिफ थे इन्हें सिंबॉलिक हेड बनाए रखा, राइट, सुन्नी सब्जेक्ट्स का। फातिमीद, अब ये कौन है? ये दोस्तों वंशज है फातिमा के। फातिमा डॉटर थी प्रोफेट मोहम्मद की, राइट। और इन्होंने दोस्तों एक तरीके से क्लेम किया कि ये एक तरह से सोल राइटफुल रूलर है इस्लाम के, और इन्होंने अपना बेस नॉर्थ अफ्रीका में बनाया। और दोस्तों इन्होंने इजिप्ट को कॉन्कर किया 959 में, और फातिमीद कैलिफेट को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। टर्क वेयर नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेप्स हु ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब टर्क्स कौन थे? टर्क नोमैडिक ट्राइब्स ही थे, राइट, और ये सेंट्रल एशियन स्टेप से बिलोंग करने वाले थे, बट ये धीरे धीरे इस्लाम में दोस्तों कन्वर्ट होते गए। ये स्किल राइडर्स थे, ये एक तरह से वॉरियर थे, राइट। एंटर द अब्बासीद समीनीद एंड बी विद एडमिनिस्ट्रेशन एज अ स्लेव एंड सोल्जर्स। इन्होंने दोस्तों अब्बासी, सेमेनीद और बीविद, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, इसमें एंट्री की एज अ स्लेव, एज अ सोल्जर के रूप में। राइजिंग टू पावर पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री एबिलिटीज। बट इनकी ग्रोथ होती है दोस्तों, इनकी ग्रोथ होती है बिकॉज इनकी लॉयल्टी की वजह से, इनकी मिलिट्री एबिलिटी की वजह से ये लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर में ऊपर की पोजीशन पे जाते हैं। राइजेस ऑफ सल्तनत, अब सल्तनत का उदय होता है, राइट। गजनवीद सल्तनत वाज एस्टैब्लिश बाय अल्पटेजिन के द्वारा गजनवीद सल्तनत को एस्टैब्लिश किया गया दोस्तों, और इसे कंसोलिडेट करने का काम किया गया महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। गजनवीद वेयर अ मिलिट्री डायनेस्टी विद प्रोफेशनल आर्मी टर्क्स एंड इंडियंस। ये एक तरह की मिलिट्री डायनेस्टी थी जिसमें जो प्रोफेशनल्स थे ये टर्क्स थे, इंडियंस थे, राइट। अब्बासीद कैलिफ वेयर नॉट rival but a source of legitimacy of for गजनवीद। भाई अब्बासीद कैलिफ इनके राइवल नहीं थे, बट एक तरीके से लेजिटिमेसी के सोर्स थे। महमूद ऑफ गजनी was conscious being the son of the slave and was specially eager to receive the title of सुल्तान from the caliph। देखा जाए दोस्तों तो महमूद ऑफ गजनी ये फाइनली थे तो एक स्लेव के सनी, और इससे ये इतने खुश नहीं थे, एक तरीके से कॉन्शियस थे, तो ये कैलिफ के हाथों से एक तरह का टाइटल चाहते थे, अपने आप को एक टाइटल लेना चाहते थे जो कि सुल्तान का था, राइट। द कैलिफ वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनवीद एज अ काउंटर वेट टू साइड पावर्स, राइट। तो दोस्तों कैलिफ भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे सुन्नी गजनवीद को, राइट। दे लेटर एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ द टू ब्रदर टुग्रिल एंड चाग्रिल बेग। दो ब्रदर्स के लीडरशिप के अंदर दोस्तों, अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस टू ब्रदर, इन लोगों ने अपने आप को पावरफुल ग्रुप के रूप में एस्टैब्लिश किया। और दोस्तों जो केवोस चल रहा था महमूद ऑफ गजनी के डेथ के बाद, इसका इन लोगों ने एडवांटेज उठाया। सलकुज टर्क कॉन्कर्ड खुरासान इन 1037, राइट। 1037 में खुरासान को इन लोगों के द्वारा कंकोर्ड किया जाता है दोस्तों, और निशापुर इनकी पहली कैपिटल होती है। सालजुक्स, अब इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आई होप मुझसे सही तरह से नहीं हो पा रहा है, बट आप देख लेना, राइट। द सेल्जुक्स नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू द वेस्टर्न पर्शिया एंड इराक। दोस्तों अपनी कैपिटल निशापुर में बनाने के बाद, खुरासान को जीतने के बाद, और खुरासान को इन्होंने 1037 में जीता था, राइट। ये अपना अटेंशन पर्शिया और इराक की ओर ले जाते हैं, जिसे रूल किया जा रहा था बीविद के द्वारा। और दोस्तों 1055 में ये लोग ये रेस्टोर कर देते हैं सुन्नी रूल को बगदाद में। रेस्टोरेशन होता है सुन्नी रूल का बगदाद में। कैलिफ अलकाम conferred the Tagril Beg the title of Sultan in move that marked the separation of religious and political authority। तो दोस्तों जो कैलिफ अलकाम थे, इनके द्वारा
तगरिल बेग को सुल्तान का टाइटल दे दिया जाता है। एक तरीके से रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच में सेपरेशन किया जाता है इसी के द्वारा। इससे पहले क्या हो रहा था, कैलिफ ही रिलीजियस अथॉरिटी थे और यही दोस्तों पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे थे। द टू सेल्जुक ब्रदर्स रूल टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद देयर ट्राइबल नोशन ऑफ रूल बाय द फैमिली एज अ होल। और ये दो सेल्जुक ब्रदर्स जो थे दोस्तों, इन लोगों ने मिलकर रूल किया, राइट। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, बिकॉज इस चैप्टर को ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं और इससे आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। आई होप कि आप इसने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।